एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 7। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी के मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटी सी शेर चित्रित थे। उसने सोचा कि आखिर ये शेर क्यों बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिस शेरों के चित्र रुपए पैसे पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ चुका है। इतिहास के महानता राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों पर पत्थरों का अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसका स्थापना उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश। जब एक ही परिवार में कई सदस्य एक के बाद राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाली रास्ता में पड़ता था। शायद नगर में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के लिए अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कई इकट्ठा करने वाले अधिकारों की जरूरत होती थी। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाकों में गांव और शहरों के किसानों और पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्य कपास पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र में इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल, गवर्नर बना कर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही मानना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। नजराना। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था।
ऐसे नजराने विविध पदार्थों रूपों में प्रायः ऐसा लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनान राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार करते रहे हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? संकेत अध्याय 3 देखो। और अंत जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों की हाथी लकड़ी और मधु और मूस जैसी चीज़ों को लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मित्रों को प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के रूप में एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते की युद्ध ना करना पड़े। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार के कैसे परिवर्तन हुए। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ 68 देखो। अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्धजनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवी देवता पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि वे जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दें कि वे बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनकी संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है कि इसलिए उन्होंने धम्म महामंता नाम के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश के कई स्थान
पर शिलाओं और स्तंभों का खुदावाया दिया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। पृष्ठ संख्या 76 से 77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब ये तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना और सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना। दोनों की बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ठनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसे भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और उनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उस हिस्सा को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़े पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राट ने चीन की दीवारों का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों की रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इन दीवारों का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबा है और तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 या 200 मीटर की दूरी पर इस तरह निगरानी के लिए बुर्ज बनाए हुए हैं। पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था। कल्पना करो, तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचार को लेकर आए और आप अपने माता पिता को संवेदवाहकों को के बीच बातचीत का वर्णन करो। उपयोगी शब्द: साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संवेदवाहक, प्रांत, धर्म। अभी चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।